तीन थर्मोडायनेमिक टर्म्स हमको पढ़ने हैं। वन इज सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे ना तीन टाइप के सिस्टम हैं। कौन कौन से तीन टाइप के सिस्टम हैं? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। होती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, कहते हैं यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसको, ठीक है, जिसको क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता, मैटर का क्या क्वांटिटी है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हेलो क्लास 11th, वेलकम टू सनेद गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का क्विक रिवीजन। ऑलरेडी इस पूरे चैप्टर को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपको क्लास 11th की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड आज की क्लास में हम इसको फटाफट से कवर करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम आज की क्लास में करेंगे। ओके, सो आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो दोनों प्रॉपर होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड देखो, सबसे पहले ना टर्म थर्मोडायनेमिक्स समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स टर्म आखिरकार है क्या। सो बेसिकली ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जहां पे हम फ्लो ऑफ हीट के बारे में बात करते हैं, जहां पे हम फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एंड यहीं पे हम थर्मोडायनेमिक टर्म्स के बारे में भी बात करेंगे। अब तीन थर्मोडायनेमिक टर्म्स हमको पढ़ने हैं। वन इज सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है। तो देखो, जिस पे भी वर्क हो रहा होता है वो सिस्टम होता है। जैसे कि अभी आप अपने फोन से पढ़ रहे हो तो आप और आपका फोन, ठीक है, यही यूज में है, तो ये हमारा सिस्टम कहलाएगा। और आपके आसपास की जितने भी चीजें हैं वो सराउंडिंग हो जाएंगी, ठीक है। और जब सिस्टम और सराउंडिंग, ठीक है, दोनों का सम करते हैं तो वो हमारे यूनिवर्स हो जाता है। यानी कि यूनिवर्स में हमारा सिस्टम और सराउंडिंग दोनों आ जाता है, ठीक है। अब देखो, आप जिस सिस्टम पे काम कर रहे हो, आप हो, आपका फोन है, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, दैट यू आर सिस्टम, ठीक है। और आसपास क्या है? सराउंडिंग है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना एक इनविजिबल बाउंड्रीज है। तो कभी कभी ये बाउंड्रीज इनविजिबल भी होती हैं और कभी कभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम खुद से ही इमेजिनरी बाउंड्रीज बना लेते हैं, ठीक है। नाउ अब हम सिस्टम के टाइप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ना तीन टाइप के सिस्टम हैं। कौन कौन से तीन टाइप के सिस्टम हैं? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं ओपन सिस्टम के बारे में। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है? जहां पे एनर्जी का एंड मास का दोनों का फ्लो हो सकता है, उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, आप चाय बना रहे हो, ठीक है। अब चाय बनाने के लिए आपने गैस जलाई, तो गैस से जो एनर्जी निकल रही है, जो हीट निकल रही है, वो आपके उस पतीले के पास पहुंच रही है। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो गया, ठीक है। अब आप चाय को बिल्कुल खौला रहे हो तो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मास का भी एक्सचेंज हो गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल है ओपन सिस्टम का। अब हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम के बारे में। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है? जहां पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मास का एक्सचेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी हम चाय ही बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो, हमने उसको ढक दिया, ठीक है। चाय बनाते बनाते हमने क्या किया? उसको ढक दिया। अब क्योंकि गैस हमने जला दी है तो एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है, लेकिन जो पहले पानी इवापोरेट हो रहा था, अब वो पानी इवापोरेट नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे मास का एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है और ना ही मास का एक्सचेंज होता है। तो सिस्टम समझ में आ गया क्या होता है, राइट। नाउ साथ ही साथ अब हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, सिस्टम की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? एक होती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि जिसमें मैटर की क्वांटिटी से फर्क पड़ता हो, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मास है, वॉल्यूम है, मोल्स है, हीट है, कैपेसिटी है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसको, ठीक है, जिसको क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता, मैटर का क्या क्वांटिटी है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है,
ठीक है, वेपर प्रेशर है। तो ये सारे के सारे हमारे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल हैं। अब एक और चीज आपको याद रखनी है, जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हम निकालते हैं तो वो हमारा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के इक्वल आ जाता है। जैसे कि मोलारिटी, मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना। सॉल्यूशन हम किस में कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम में कैलकुलेट करते हैं, राइट, मोलारिटी का। तो मोल्स क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन मोलारिटी क्या हो जाएगी, हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्लियर। सो ये है हमारा एक्सटेंसिव एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो यहाँ पे टोटल 4 टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। सबसे पहला आता है हमारा थर्मल प्रोसेस। तो देखो यहाँ पे ये एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, थर्मल से क्या समझ में आ रहा है, जहां पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जहां पे क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट दी प्रोसेस। फिर हम बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की। यहां पे क्या सेम रहेगा बेटा, किसमें चेंज नहीं आएगा, तो हीट जो है वो कांस्टेंट रहता है, हीट में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में बात करें तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। एंड आइसोकोरिक के बारे में बात करें तो जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये सारे के सारे प्रोसेस हैं। आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक मींस हीट कांस्टेंट, आइसोबारिक मींस प्रेशर कांस्टेंट एंड आइसोकोरिक मींस वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक, नाउ नेक्स्ट है हमारा फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन में हम स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ यहां पे हम स्टेट वेरिएबल के बारे में भी बात करेंगे। अब ये स्टेट वेरिएबल क्या है, सबसे पहले हम स्टेट वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। सो स्टेट वेरिएबल क्या होता है, जिसमें हम मेजरिंग प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल, ठीक है। नाउ स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो देखो स्टेट फंक्शन को पाथ से कोई लेना देना नहीं है। स्टेट फंक्शन में हमेशा इनिशियल यानी कि कहां से रिएक्शन स्टार्ट हुई है और कहां पे जाके खत्म हुई है, सिर्फ स्टेट फंक्शन को इससे मतलब होगा। कौन सा पाथ फॉलो करके रिएक्शन कंप्लीट हुई है, स्टेट फंक्शन को इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। तो डिपेंड ओनली ऑन द सिस्टम करंट कंडीशन, करंट स्टेट से फर्क पड़ता है, नॉट ऑन द पाथ टेकन टू रीच दैट स्टेट। कौन से पाथ लेके उसने ये प्रोसेस को फॉलो किया है, प्रोसेस को कंप्लीट किया है, इससे स्टेट फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, दीज आर दी स्टेट फंक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं पाथ फंक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है, जिसको पाथ से फर्क पड़ता है, जिसको फर्क पड़ता है कि हाँ हम ये वाला पाथ फॉलो करके काम कर रहे हैं, ये वाला पाथ फॉलो करके हम वर्क डन कर रहे हैं, या फिर हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। सो डिपेंड ऑन द पाथ with which a process takes place. Example work and heat, बेहद इंपॉर्टेंट है। वर्क भी एक अपने आप में अलग ही टॉपिक है, हीट भी। यहां से क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है, वर्क पे, राइट। चलो नाउ अब हम यहां पे इंटरनल और इंट्रिंसिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं, फिर हम वर्क और हीट पे आएंगे, ठीक है। जो अभी मैंने आपको बताया कि वर्क एंड हीट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं इंटरनल और इंट्रिंसिक एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी, हाँ जी, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो ये ना सारी एनर्जीज का सम है। आप कितनी भी एनर्जीज ले लो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, कितनी भी एनर्जीज ले लो, सारी एनर्जीज का जब हम सम कर देंगे तो वो हमारा इंटरनल एनर्जी या फिर जिसको हम इंट्रिंसिक एनर्जी कहते हैं उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल दी एनर्जीज, चाहे केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, हर एक एनर्जीज का सम कर दो जो एक सिस्टम पजेस कर रही है, दैट सम ऑफ ऑल एनर्जीज इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी और इंट्रिंसिक एनर्जी, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन, ठीक है।
अगर यहाँ पे हमारा इंटरनल एनर्जी 0 हो जाते तो आप वर्क डन या फिर हीट दोनों कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर अगर इंटरनल एनर्जी आपको पता है तो भी आप ये दोनों चीजें आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, नाउ अब हम आते हैं वर्क के बारे में। सो बेसिकली वर्क क्या है? वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। ये एनर्जी का ही एक फॉर्म है जहां पे हम किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ पे वर्क डन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, ईदर वर्क इज डन बाय द सिस्टम और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, या तो जो सिस्टम है वही वर्क कर रहा होगा, ठीक है, या फिर सिस्टम पे वर्क हो रहा होगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम खुद काम कर रहा होगा तो उसकी एनर्जी खत्म होगी, तो उसको हम फिर नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दिख रहा है ये नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम हमारा नेगेटिव हो जाएगा। जब सिस्टम पे काम हो रहा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन का आपको दो फॉर्मूला याद करना है। वन इज W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी। ठीक है, एंड दूसरा क्या है? रिवर्सिबल वर्क डन के बारे में अगर हम बात करें, सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द हीट। अब देखो, जिस तरीके से वर्क जो है वो एनर्जी का फॉर्म है, उसी तरीके से हीट भी एनर्जी का फॉर्म है। जब भी हम वर्क डन करते हैं तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, राइट। जब भी हम वर्क डन करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एंड टेम्परेचर इज यूज टू मेजर द हीट। टेम्परेचर से हम किसी की भी हीट को मेजर करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, इसका टेम्परेचर हाई है, दैट मीन्स इसकी हीट ज्यादा होगी। ठीक है, एंड हमेशा कहां से कहां पे फ्लो होता है हीट? हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है, एंड इसका रिप्रेजेंटेशन है Q और इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा W। क्लियर? नाउ हीट कैपेसिटी, हीट के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी के बारे में। क्या होता है हीट कैपेसिटी? यस, क्या होता है हीट कैपेसिटी? एक सब्सटेंस का, ठीक है, हमारे पास एक सब्सटेंस है, हमें उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने में कितनी, हम ऐसा बोल सकते हैं, कितना हीट या फिर कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे हम हीट कैपेसिटी किस किस टर्म में पढ़ते हैं? प्रेशर की टर्म में पढ़ते हैं, ठीक है, वॉल्यूम की टर्म में हम पढ़ते हैं, जिसको हम Cp एंड Cv से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम में रिलेशन पूछा जा सकता है Cp एंड Cv का, तो पूरा आपको डेरिवेशन आना चाहिए। ठीक है, बाकी हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल T। एंड अगर हम Cp और Cv में रिलेशन देखें तो Cp और Cv का क्या रिलेशन है? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू R के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ये रिलेशन बेटा बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, चलो नाउ हीट कैपेसिटी अभी हमने बात की। नाउ हीट कैपेसिटी में हम अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट वो भी माइन्यूट सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? जब हम, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, किसके लिए? 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस का जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं और बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। सो हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि आपको रिप्रेजेंट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होता है बेटा हीट कैपेसिटी? यस, क्या होता है हीट कैपेसिटी? जब 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, एंड इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? छोटे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो अभी हमारा हीट कैपेसिटी था दैट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल सी, लेकिन जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो उसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल सी इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल T, और M क्या है?
हमने यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस लिया तो उसका यहाँ पे मास आ जाएगा, ठीक है, राइट। नाउ मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? अब देखो यहाँ पे हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 ग्राम के बारे में बात की थी। नाउ मोलर हीट कैपेसिटी में हम सिर्फ 1 मोल के बारे में बात करेंगे। जब 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। इसको हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। सो हीट नीडेड टू रेज 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, एंड इसको हम cm से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो cm क्या है यहाँ पे? हमारा मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला Q अपॉन n डेल टी। यहाँ पे Q अपॉन m डेल टी था। मास के बारे में यहाँ पे बात की गई थी बच्चे, और यहाँ पे मोल्स के बारे में बात की जा रही है, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पे सारे के सारे लॉज हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं जीरोथ लॉ के बारे में। तो क्या होता है जीरोथ लॉ? ये कुछ इस तरीके से कहता है, ठीक है। मान लो हमारे पास 3 सब्सटेंस है, A, B एंड C, ठीक है। 3 हमारे पास सब्सटेंस है A, B एंड C। अगर A का टेम्परेचर, ठीक है, A का टेम्परेचर हमारा 50 है और A B के कांटेक्ट में है, B का टेम्परेचर हमारा 50 है, और अगर B C के कांटेक्ट में है तो अल्टीमेटली, ठीक है, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? A भी C के कांटेक्ट में हो जाएगा। यानी कि A B का जो टेम्परेचर है, A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, लेकिन अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ A भी किससे इंटरलिंक्ड हो जाएगा? A का भी C से इक्विलिब्रियम आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ। So if two systems are separately in thermal equilibrium, दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है with the third system, ठीक है, with the third system, तो ये भी देखो इसके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। So they are also in thermal equilibrium with each other। अब ये तीनों के तीनों एक तीसरे के साथ, एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। This is called zeroth law। क्लियर? नाउ फर्स्ट लॉ तो देखो आप पता नहीं कब से पढ़ते हुए आ रहे हो। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है। ये हमको बताता है कि एनर्जी के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसको सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस और किसी के बारे में हमको नहीं बताता, बस इतना कहता है कि भाई एनर्जी जो है वो कंजर्व है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट लॉ में ना बहुत सारी गड़बड़ियां थी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ गर्म चाय ठंडी हो सकती है एंड ठंडी चाय वापस से गर्म हो सकती है। बट लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि अपने आप ठंडी चाय रूम टेम्परेचर पे पड़ी पड़ी गर्म हो जाए, ठीक है। तो इसी चीज को किसने करेक्ट किया? इसी चीज को करेक्ट करता है सेकेंड लॉ, ठीक है। सेकेंड लॉ कहता है कि ठीक है एनर्जी कंजर्व है, लेकिन ये हर एक चीज के लिए अप्लाई नहीं होती है। हम आंख बंद करके नहीं बोल सकते कि हर एनर्जी एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सेकेंड लॉ में हम एंट्रोपी एंड किसके बारे में बात करते हैं? स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या कहते हैं? The total entropy disorderness of an isolated system plus surrounding is always increases for this spontaneous process। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि एंट्रोपी यानी कि जितना भी डिसऑर्डरनेस है, ठीक है, जितनी भी हमारी सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एनर्जी है उसमें आप प्रेशर वॉल्यूम ऐड कर दो तो टोटल जितनी एनर्जी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड सेकेंड लॉ। एंड सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ का करेक्शन भी करती है, ठीक है। नाउ थर्ड लॉ हमें एब्सोल्यूट जीरो के बारे में बताती है। तो यहां पे क्या होता है? ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है। ये कहते हैं कि जब हमारा एब्सोल्यूट जीरो होगा, ठीक है, जब हम एब्सोल्यूट जीरो पे काम करेंगे, ठीक है, तो एंट्रोपी किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो किसकी इक्वल आ जाएगी? इक्वल टू दी 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री केल्विन के बराबर आ जाएगी। सो एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अप्रोचेस 0 एज इट्स टेम्परेचर अप्रोचेस टू एब्सोल्यूट 0, ठीक है। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है इतना? नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे हम स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात करते हैं। तो किसी एक बेसिस पे हम स्पॉन्टेनिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी के लिए हमको एंथैल्पी पढ़नी पड़ेगी, हमको एंट्रोपी पढ़नी पड़ेगी, हमें गिब्स फ्री एनर्जी भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बेसिस पे हम स्पॉन्टेनिटी को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। अब
सबसे पहले तो हमें स्पॉन्टेनियस का मतलब समझना पड़ेगा कि आखिरकार स्पॉन्टेनियस क्या होता है। वो काम जो खुद ब खुद हो जाए, जिसमें बार बार ना हमको मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। जैसे कि आपको पता है कि भाई आपके एग्जाम आ रहे, तो कोई आपको बोलेगा नहीं, है ना, आप खुद ब खुद पढ़ने लग जाओगे, दैट मीन्स अभी आप स्पॉन्टेनियस बच्चे हो। लेकिन जैसे ही आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, है ना, आप क्या करोगे, खेल कूद में लग जाओगे। कितने भी बोल रहे हैं आपके घर वाले कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो, आप नहीं पढ़ोगे, या फिर जब बहुत प्रेशराइज किया जाएगा तो हो सकता है कि तब थोड़ी देर आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ। तो दैट मीन्स यू आर नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम एंथैल्पी के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। सो व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द थर्मोडायनेमिक, यानी कि टोटल हीट जो है सिस्टम का, ठीक है, टोटल हीट जो है सिस्टम का प्लस इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, सबका सम कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी, ठीक है। एंड चेंज इन एंथैल्पी को हम सिंपल एंथैल्पी है H इज इक्वल टू U प्लस PV, एंड चेंज इन एंथैल्पी हम देखेंगे तो डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V। दिस इज चेंज इन एंथैल्पी। क्या है बेटा? ये हमारा चेंज इन एंथैल्पी है। अब हम बात करते हैं एंट्रोपी के बारे में। तो एंट्रोपी हमको रैंडमनेस के बारे में बताता है, बोलता है कि जितने भी कंपाउंड जितने ज्यादा रैंडमनेस शो करेंगे वो उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस की तरफ बढ़ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। सो एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस, या फिर डिसऑर्डर बोल सकते हो, या फिर डिस्पर्सल ऑफ द सिस्टम बोल सकते हो। सो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है? डेल S इज इक्वल टू Q अपॉन T, दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज गिव्स फ्री एनर्जी। तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है? कितना यूजफुल हमने वर्क किया, दैट इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। एंड गिव्स फ्री एनर्जी की हेल्प से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो रिएक्शन है, जो प्रोसेस है, वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो अगर डेल G की वैल्यू, ठीक है, अगर डेल G की वैल्यू 0 आती है, मतलब रिएक्शन हमारा किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। रिएक्शन किसमें है बेटा? इक्विलिब्रियम में है। और अगर डेल G की वैल्यू नेगेटिव आती है, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। और अगर डेल G की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो एनर्जी इन अ सिस्टम अवेलेबल टू द यूजफुल वर्क एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द प्रेशर, ठीक है। तो डेल G अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव होगा तो हमारा स्पॉन्टेनियस, एंड 0 होगा तो हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एंड द फॉर्मूला फॉर गिव्स फ्री एनर्जी इज डेल G इज इक्वल टू डेल H माइनस T डेल S, जहां पे डेल G हमारा गिव्स फ्री एनर्जी है, डेल H इज एंथैल्पी, T इज टेम्परेचर एंड डेल S इज एंट्रोपी, ठीक। नाउ हेस लॉ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है, हेस लॉ क्या होता है? ये बहुत सिंपल सी बात कहते हैं भाई, ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात कहते हैं। ये क्या बात कहते हैं कि एक रिएक्शन करानी है, ठीक है, एक रिएक्शन करानी, हमने डायरेक्ट रिएक्शन करा दी, ठीक है। हमने क्या करा दिया बेटा? यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन करा दिया A से B। ये मैंने रिएक्शन कराया और मान लो जब मैंने A से B बनाया तो इसमें मुझे टोटल 100 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देनी पड़ी, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? आपने डायरेक्टली नहीं बनाया, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप बनाया। मान लो कि पहले आपका A से बन गया होगा P, ठीक है, फिर P प्लस आपने क्या किया होगा? P प्लस C इसमें ऐड किया होगा, तब जाके आपका और मान लो Q बना होगा। इसी तरीके से आपने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे Q प्लस C आपने किया तो फिर जाके आपका यहाँ पे B बना, तो कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरीके से रिएक्शन है। एंड मान लो पहले में आपको 50 किलो जूल, दूसरे में आपको 30 किलो जूल, और फिर इसमें आपको 20 किलो जूल की एनर्जी लगी। तो हेस लॉ क्या कहता है कि जब आपने स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन किया तो इन सारे रिएक्शन की एंथैल्पीज का सम, ठीक है, इसके एंथैल्पीज के सम के बराबर आएगा, दिस इज कॉल्ड हेस लॉ। बस इतना ही कहता है हेस लॉ, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? टोटल एंथैल्पी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज सेम रिगार्डलेस ऑफ द पाथवे और द नंबर ऑफ स्टेप टेकन। आप 10 स्टेप में भी रिएक्शन कर दो तो भी उसकी जो सम ऑफ द एंथैल्पीज आएगी दैट इज इक्वल टू दी दिस एंथैल्पी। तो दिस इज कॉल्ड हेस लॉ, यही होता है बेटा हेस लॉ, ठीक है। नाउ ये रिएक्शन से यहाँ पे समझाया गया है,
ठीक है, देखो यहाँ पे A से C बन गया, तो यहाँ पे हमारा इंथैल्पी ये है। अब हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, नहीं हमको A से B बनाना था, आई थिंक, हाँ हमको A से B बनाना था, रिएक्शंस ऑफ इंथैल्पी यहाँ पे। तो पहले A से B बन गया डायरेक्टली, मान लो इसी के लिए हमने 100 किलो जूल पर मोल दे दिया। अब हर एक स्टेप का जब सम करोगे तो ये भी हमारा 100 किलो जूल पर मोल के आसपास ही आएगा, इक्वल ही आएगा, ठीक। नाउ द नेक्स्ट वन इज बॉर्न-हेबर साइकिल, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बॉर्न-हेबर साइकिल क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे हम ना सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है, और सॉल्ट बनाते समय लेटाइस की जो एंथैल्पी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमको बॉर्न-हेबर साइकिल से पता चलता है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, देखो हमने क्या किया, Na प्लस Cl से हमको NaCl लेटाइस बनाना है, और लेटाइस की कितनी एंथैल्पी है ये हमको यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमने सोडियम लिया जो कि सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है, हमने उसका सब्लिमेशन करा दिया और सोडियम सॉलिड से हमने इसको सोडियम गैस में कन्वर्ट कर दिया। अब सब्लिमेशन होगा तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, दैट इज 106 किलो जूल पर मोल। अब हमने सोडियम गैस को क्या किया, उसके आयंस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो उसमें आयन जो एंथैल्पी होगी वो कितनी हो जाएगी, 460 किलो जूल पर मोल, ठीक। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। हमारे पास Cl2 है, ठीक है, तो हमारे पास Cl2 था, हमने क्या किया, Cl2 को 2Cl में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि Cl2 का हमने बॉन्ड तोड़ दिया। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, 244। एक क्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो इसलिए डिवाइडेड बाय 2 करके 122 किलो जूल पर मोल लिख दिया, ठीक है। अब इस क्लोरीन गैस को हमें आयंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था वही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पे फिर से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुआ, और इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -381 किलो जूल पर मोल, ठीक। अब देखो ऊपर जो हमने सोडियम कटायन बनाया था इन अ गैसियस फॉर्म, नीचे हमने क्लोरीन एनायन बनाया इन अ गैसियस फॉर्म, सबका सम करेंगे तो हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा, दैट इज -481 किलो जूल पर मोल। अब इन सारे का सम कर देंगे इज इक्वल टू द फॉर्मेशन, एंड फॉर्मेशन हमको ऑलरेडी पता है। तो देखो सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लेटाइस इज इक्वल टू फॉर्मेशन। तो हमें लेटाइस की वैल्यू निकालनी है, बाकी सबकी वैल्यू हमको यहाँ पे दे रखी है, तो इस तरीके से हम लेटाइस एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज -788 किलो जूल पर मोल, ठीक है, कितना है, -788 किलो जूल पर मोल। इस तरीके से हम बॉर्न-हेबर साइकिल को कैलकुलेट करते हैं, एंड एग्जाम में आता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। एंड इसी के साथ हमने अपना क्विक रिवीजन थर्मोडायनेमिक्स का कर लिया है कंप्लीट। इससे पहले कि जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उन सब का हमने क्विक रिवीजन किया हुआ है, आपको मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम इक्विलिब्रियम का क्विक रिवीजन लेकर आएंगे, तब तक के लिए मेक श्योर कि आप अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। आप इसको माइंड मैप की तरह देख सकते हो जिसमें आपका पूरा चैप्टर विदिन मिनट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।